बहुत समय पहले की बात है। एक गांव में दो दोस्त रहते थे। एक का नाम सोहन और दूसरे का नाम मनोहर था। दोनों बचपन के दोस्त थे और उनके बीच गहरी दोस्ती थी। सोहन बहुत ही मेहनती किसान था, जो हर दिन सूरज उगने से पहले अपने खेतों में पहुंच जाया करता था और अपने खेतों का काम बहुत ही मेहनत और लगन के साथ करता था। दूसरी ओर मनोहर बहुत ही आलसी था, जो अपना ज्यादा समय आराम करने और गपशप करने में बिताता था। सुमन, मैं खेतों पर जा रहा हूं, तो तुम मेरा खाना बांध दो। मैं वहीं पर खा लूंगा। आज खेतों पर थोड़ा ज्यादा समय लग जाएगा। अजी, मैंने आपका खाना पहले से ही बांध कर रखा है। ये लीजिए आपका खाना। समय निकालकर जरूर खाना खा लीजिएगा। अच्छा ठीक है, मैं जाता हूं। तुम बच्चों को स्कूल छोड़ आना। आप बच्चों की चिंता बिल्कुल भी मत कीजिए, मैं उन्हें स्कूल छोड़ाऊंगी। आप बस अपना काम जल्दी से निपटाकर घर आ जाना। अजी, सुनते हो? खेतों पे नहीं जाना है क्या? सूरज सर पर चढ़ा आया है। उठना नहीं है क्या? इतना सारा काम पड़ा है और आप अभी तक सो रहे हो। आपके आलसीपन की भी हद है। क्या हो गया भाग्यवान? तुम सुबह सुबह इतना क्यों चिल्ला रही हो? चिल्लाऊं नहीं तो और क्या करूं? सूरज सर पर चढ़ गया है और आप बिस्तर से उठने का नाम नहीं ले रहे हो। खेतों पे नहीं जाना है क्या? अरे अरे भाग्यवान, चला जाऊंगा, इतनी भी क्या जल्दी है भला? खेत कहाँ भागे जा रहे हैं? जी, आप अपना काम समय पर कर लीजिए। इतना आलस मत कीजिए। इतना आलस करना ठीक नहीं है। इस आलसीपन के कारण आप एक दिन बहुत पछताओगे। अच्छा ठीक है, अब मुझे उठने तो दो। अच्छा ठीक है, मैं खाना लगा देती हूँ, आप जल्दी नहा धोकर आ जाएं। इसके बाद खेतों पर भी जाना है। सारा काम ऐसे ही पड़ा हुआ है। पूरे गांव में सिर्फ हमारी ही फसल देर से आती है, वो भी सिर्फ आपके आलसीपन की वजह से। अरे भाग्यवान, अब बस भी करो। सुबह से सुनाई जा रही हो। चला जाऊंगा, जा रहा हूं नहाने। यह खाने में सिर्फ दाल चावल ही है, कोई सब्जी नहीं बनाई क्या? अजी, सब्जी तो तब बनाऊंगी ना जब आप काम करके कुछ पैसे घर में लाकर दोगे। पिछली बार जो फसल बिकी थी उसके अब थोड़े बहुत ही पैसे बच गए हैं घर में, जिसमें ये दाल चावल ही खाने को मिलेगी आपको। अगर आपको सब्जी खानी है तो जल्दी फसल उगाए। इसको बोलने से तो अच्छा होता कि मैं ये दाल चावल ही खा लेता। अच्छा ठीक है भाग्यवान, अब मैं खेतों पर जा रहा हूं। अरे मुरली भाई, सारा खेत आज ही जोत डालोगे क्या? कुछ कल के लिए भी छोड़ दो। हाँ मनोहर भाई, बस थोड़ा सा ही खेत बचा है। उसे भी आज ही जोत दूंगा, ताकि कल से मैं अपने खेत में बीज बो सकूं। ठीक है बाय, मैं भी चलता हूँ। कुछ काम मैं भी कर लूं। कितनी कड़ी धूप है। इतनी कड़ी धूप में तो बहुत मुश्किल होगा काम करना। एक काम करता हूँ, थोड़ी देर आराम कर लेता हूँ, फिर आराम से खेत जोत लूंगा। मनोहर आराम से सो जाता है। मनोहर को सोते सोते दोपहर हो जाती हैं और तभी उसकी बीवी मनोहर के लिए खाना लेकर आ जाती हैं और उसे सोता देख आग बबूला हो जाती हैं। हे भगवान, इस आदमी का मैं क्या करूं? इसके आलसीपन से तो मैं परेशान हो गई हूं। सुन रहे हो? हाँ हाँ भाग्यवान, तुम यहाँ? हाँ, मैंने सोचा मेरा पति सोते सोते काफी थक गया होगा और उसे भूख लग गई होगी, तो तुम्हारे लिए खाना लेकर आ गई। अरे ऐसा कुछ नहीं है, बस अभी ही थोड़ा आराम करने बैठा था तो आंख लग गई। हाँ हाँ, मैं सब जानती हूँ। तुम्हारा कुछ नहीं हो सकता। चलो, अब खाना खा लो। दूसरी तरफ मुरली भी काम करते करते थक जाता है और बहुत जोरों की भूख लगी है। चलो थोड़ी पेट पूजा कर लेता हूं, फिर दोबारा से काम करूंगा। मुरली खाने का डब्बा लेकर बैठा ही था, तभी किसी के चिल्लाने की आवाज आती है और मुरली भागते हुए जाकर देखता है तो एक साधु वहां पेड़ के नीचे बेहोश पड़े थे। मुरली ने साधु बाबा के मुंह पर पानी के छींटे मारे, तब जाकर उन्हें कहीं होश आया। साधु बाबा, अब आप ठीक हो? हाँ बेटा, अब मेरी तबीयत कुछ ठीक है।
बहुत दिनों से भूखा और प्यासा हूं और तेज गर्मी भी है। इसी कारण मुझे चक्कर आ गया। तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद बेटा। साधु बाबा, मैं अभी खाना खाने ही जा रहा था। ज्यादा कुछ तो मेरे खाने में नहीं है, बस रोटी सब्जी है। आप खा लीजिए, मैं अभी लेकर आता हूँ। मुरली को साधु से बात करते मनोहर की पत्नी देख लेती है। ये मुरली भाई के पास कौन आया है? कोई साधु महाराज मालूम होते हैं। चलो चलकर देखते हैं। दोनों पति पत्नी मुरली के पास पहुंचते हैं। प्रणाम साधु महाराज। खुश रहो बेटा, तुम्हारा कल्याण हो। चलिए बाबा, खाना खा लीजिए। बेटा तुम्हारा खाना मैं खा लूंगा, तो तुम क्या खाओगे? आप मेरी चिंता मत कीजिए बाबा, मैं थोड़ी देर में घर जाकर खाना खा लूंगा। आप ये खाना खा लीजिए। मनोहर की पत्नी बड़ी ही तेज दिमाग की थी। मुरली को अपना खाना साधु को देते देख वो भी तुरंत बोली, बाबा, मैं तो अभी पकाकर गरम गरम खाना लाई हूं। ज्यादा कुछ तो नहीं, बस दाल चावल है, वो भी आप खा लीजिए। दोनों अपना अपना खाना साधु बाबा को खिला देते हैं। मेरी भूख मिटाने के लिए तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद की कोई ज़रूरत नहीं है बाबा। ये तो हमारा परम सौभाग्य है कि आपने हमें अपनी सेवा करने का मौका दिया। बाबा, आप तो हमें सिर्फ आशीर्वाद दीजिए कि इस बार हमारी फसल अच्छी हो और हमारे परिवार को सुख शांति मिले। तुम दोनों को मेरा आशीर्वाद। मेहनती किसान हमेशा सफल होता है, लेकिन आज मैं तुम्हें कुछ विशेष देना चाहता हूं। साधु महाराज अपनी झोली में से कुछ छोटे छोटे बीज निकालते हैं और उन बीजों को मुरली और मनोहर को देते हैं। बेटा ये लो। महाराज, ये किस चीज़ के बीज है? क्या ये किसी फसल के बीज है? बेटा ये कोई साधारण बीज नहीं है, ये जादुई बीज है। इन्हें अपने खेतों में बो देना। ये बीज तुम्हें वही देंगे जिस फसल को तुम बोना चाहते हो। और ध्यान रखना बेटा, इन बीजों को तुम बहुत प्यार और मेहनत के साथ उगाना। हम आपके इस भेंट के लिए बहुत आभारी हैं साधु महाराज। मैं इन बीजों की बहुत अच्छे से देखभाल करूंगा, इन्हें रोज पानी दूंगा। आलसी मनोहर को मेहनत वाली बात अच्छी नहीं लगती और वो बाबा से बोलता है, मगर साधु बाबा, अगर ये बीज जादुई है तो हमें इतनी मेहनत करने की क्या जरूरत है? बेटा एक बात हमेशा याद रखना, जादू उसी पर काम करता है जो उसकी कदर करता है। ये बीज अपने आप में शक्ति रखते हैं, लेकिन अगर तुम इन्हें सही देखभाल नहीं दोगे तो तुम्हें इनसे कुछ भी प्राप्त नहीं होगा। हर दिन इन्हें प्यार और मेहनत से सींचना, तभी ये फल देंगे। जी साधु महाराज, हम आपकी बातों को समझ गए हैं। हम इन बीजों को लगाएंगे और इन्हें बड़े प्यार से सींचेंगे। ठीक है बेटा, तो अब मैं यहां से प्रस्थान करता हूं। तुम्हारा कल्याण हो। साधु से जादुई बीज प्राप्त करने के बाद मुरली और मनोहर भी घर लौट रहे थे। तभी मुरली मनोहर से बोलता है, मनोहर, यह जादुई बीज बहुत ही अनमोल है। साधु महाराज ने कहा है, अगर हम इन्हें प्यार और मेहनत से सींचे तो ये हमें बहुत कुछ देंगे। मैं तो कल ही इन्हें जाकर अपने खेत में बोने वाला हूं। मगर मुरली, अगर यह बीज जादुई है तो हमें इतनी मेहनत करनी है कि क्या जरूरत है? मुझे नहीं लगता कि रोज पानी देने से कुछ खास असर होने वाला है। यह खुद ही उग जाएंगे और फल देंगे। देख रहे हो ना भैया, ये आदमी इतना आलसी कि कुछ नहीं करना चाहता। मैं तो परेशान हो गई हूँ। आप ही इन्हें समझाओ, मैं घर जा रही हूँ। मनोहर, साधु महाराज ने साफ साफ कहा था कि प्यार और मेहनत के बिना कुछ नहीं मिलेगा। ये तो बहुत जरूरी है, लेकिन इनका पूरा फायदा उठाने के लिए हमें इनकी देखभाल अच्छे से करनी होगी। मैं कोई भी जोखिम नहीं लेना चाहता, इसलिए मैं तो इन्हें बहुत अच्छे से सींचूंगा और इनकी बहुत देखभाल करूंगा। और तुम भी अच्छे से मेहनत करना। इसके बाद दोनों अपने अपने घर की ओर चल पड़ते हैं। मुरली घर पहुंचकर सारी बात अपनी पत्नी को बताता है। अजी, ये तो बहुत अच्छी बात है। भगवान की भी इस समय हम पर बहुत बड़ी कृपा है, तभी तो आपको साधु महाराज के दर्शन हुए। सुमन, तुम बिल्कुल सही कह रही हो।
वो साधु किसी भगवान से कम नहीं थे। उनकी आंखों में एक अलग ही तेज था। जैसा साधु महाराज ने कहा है, मैं बिल्कुल वैसा ही करूंगा। मैं इन बीजों की बहुत सेवा करूंगा। अजी, आप अब किसी चीज का इंतजार मत करना और कुछ समय के लिए अपना आलसीपन भी त्याग कर कल सुबह खेतों पर जाकर इन बीजों को बो देना। अब हम बहुत मेहनत करेंगे और इन बीजों की बहुत सेवा करेंगे, जिससे बहुत अच्छी फसल उगेगी और हम बहुत पैसे कमाएंगे। हाँ भाग्यवान, ठीक है ठीक है। ये बीज कहीं भागे नहीं जा रहे हैं। मैं कल सुबह ही खेतों में जाकर इन बीजों को लगा आऊंगा। मैं आज खेतों में ज्यादा समय बिताऊंगा। साधु महाराज ने मुझे जो बीज दिया है, वो बीज मुझे खेतों में बोने हैं। मुझे लगता है कि अगर हम इन बीजों की अच्छी तरह से देखभाल करें तो हमें ज्यादा लाभ मिलेगा। हाँ जी, ये तो बहुत अच्छी बात है। ये लीजिए अपना खाना, समय निकालकर खा लीजिएगा। ज्यादा देर तक भूखे मत रहिएगा। अरे, आप अभी तक सो रहे हैं? आज खेतों में बीज रोपाई करनी है और आप अभी तक सो रहे हैं? जल्दी उठिए। हाँ हाँ भाग्यवान, उठ रहा हूँ। मुझे सब याद है। तुम क्यों बार बार मुझे याद दिला रही हो? आपको बोला था ना कि कुछ दिन के लिए अपना आलस त्याग दो। साधु महाराज ने जो जादुई बीज दिया है, उसे आज ही खेतों में बो दीजिए। जी, आप ऐसे निश्चिंत होकर सो रहे हैं, इसलिए मुझे लगा कि आप भूल गए होंगे। नहीं, मैं कुछ नहीं भूला हूँ। मुझे सब याद है। तुम खाना लगाओ, मैं नहा कर आता हूँ। मुरली और मनोहर दोनों अपने अपने खेतों में बीज बो देते हैं। अजी, खेतों का काम अच्छे से निपट गया ना? हाँ सुमन, खेतों का काम अच्छे से निपट गया। मैंने बीजों को अच्छे से बो दिया है और उन्हें पानी भी दे दिया है। कल सुबह जल्दी उठकर खेतों पर चला जाऊंगा। क्या आपने आज खेतों में बीज बो दिए? साधु बाबा ने जो जादुई बीज दिया था, उसे अच्छे से बो दिया ना? हाँ भाग्यवान, मैंने आज खेतों में सारे बीज बो दिए। और खेतों की अच्छे से सिंचाई कर दी थी ना? नहीं, मैं खेतों में पानी नहीं दे पाया। बीज बोने में ही इतना समय लग गया कि पानी देने का मौका ही नहीं मिला। कल जाकर मैं खेतों में पानी दे दूंगा। लेकिन साधु बाबा ने कहा था कि रोज इसे प्यार और मेहनत से सींचना। अगर आप इसकी देखभाल नहीं करेंगे तो ये कैसे बढ़ेगा? तुम चिंता मत करो भाग्यवान, वे जादुई बीज हैं, कभी खराब नहीं होंगे। तुम बेकार में ही चिंता कर रही हो। साधु बाबा ने कहा है कि बीज जादुई है। मेहनत के बिना कुछ भी हासिल नहीं होता। आपने देखा है ना कि मुरली भाई अपने खेतों में कितना काम करते हैं। अगर आप भी मेहनत करोगे तो हमारे खेत में भी अच्छी फसल आएगी। मुरली ने अपने खेत में बीज बो दिया और हर रोज खेत में पानी देने लगा और उनकी प्यार से देखभाल करने लगा। उसने उन बीजों को ऐसा सींचा जैसे उसके बच्चे हों। दूसरी ओर मनोहर ने भी अपना बीज बो दिया, लेकिन उसने सोचा कि बीज तो जादुई है, इसीलिए उन्हें इतनी देखभाल की जरूरत नहीं है। उसने सिर्फ अपने खेत में पानी डाला और बाकी समय आराम करता रहा। कुछ समय बाद मुरली के खेत में हरी भरी फूल गोभी की फसल निकल आई, जो देखने में गोल गोल मोती ताजी थी। हर फूल गोभी का आकार आम फूल गोभी के आकार से बड़ा था। उन्हें देखकर मुरली बहुत खुश हुआ। उसने घर जाकर यह बात अपनी पत्नी को बताई। उसकी पत्नी भी बहुत खुश हुई और वह दोनों फूल गोभी की फसल तोड़ने के लिए एक साथ खेतों में आए। अजी, ये तो सच में बहुत अच्छी फूल गोभी की फसल आई है। इतने बड़े और इतने सुंदर फूल गोभी तो मैंने आज तक नहीं देखे। चलिए इन्हें जल्दी से तोड़ लेते हैं, फिर आप इन्हें बाजार में बेचाना। दोनों पति पत्नी फूल गोभी की फसल तोड़ने लगते हैं
और देखते ही देखते उनकी टोकरी फूल गोभी से भर जाती है। जब मुरली की पत्नी फूल गोभियों की फसल की ओर देखती है तो जहाँ से उन्होंने फूल गोभी की फसल तोड़ी थी वहाँ पर नई गोभी आ जाती है। मुरली जी देखिए ये क्या हुआ। अभी हमने इन फसलों से फूल गोभी तोड़े थे, ये देखिए इनमें फिर से नए फूल गोभी आ गए। ये तो सचमुच में जादुई बीज हैं। लगता है इनकी फसलें कभी भी खत्म नहीं होती। हाँ सुषमा, ये तो सच में जादुई बीज हैं। अभी तो हमने इतने सारे फूल गोभी तोड़े थे और फिर से उतने ही फूल गोभी आ गए। अजी हमारा तो भाग्य ही चमक गया। अब इन फूल गोभियों को बेचकर हम बहुत सारा पैसा कमाएंगे। वहीं दूसरी ओर मनोहर के खेत में सिर्फ छोटे छोटे पौधे उगे थे और उनमें कोई फल नहीं आए थे। जब मनोहर अपने खेत में फसल देखने के लिए पहुंचा तो वह फसलों को देखकर उलझन में पड़ गया। अरे ये बीज तो जादुई थे ना, तो फिर इनमें फसल क्यों नहीं आए? लगता है वह साधु महाराज ने मुझे धोखा दिया है। उन्होंने झूठ बोला कि ये जादुई बीज है, जबकि यह तो कोई साधारण बीज है। तभी मनोहर की नजर मुरली के खेतों पर जाती है। उसका खेत फूल गोभियों की फसल से लहलहा रहा था, जिसे देख मनोहर मुरली के पास आता है। तुम्हारी फसल इतनी सुंदर कैसे हुई? लगता है वह साधु महाराज ने मुझे नकली बीज दिए थे और तुम्हें जादुई। दोस्त, साधु महाराज ने हमें जादुई बीज तो दिया था, लेकिन उन्होंने कहा था इनको प्यार और मेहनत से सिंचना होगा। मैंने हर रोज खेतों में मेहनत की, हर रोज पानी दिया और उसकी मिट्टी को ठीक किया। उसी कारण मेरी फसल इतनी सुंदर और फलदार हुई। और तुम्हें तो मैंने कभी खेतों में अच्छे से काम करते हुए देखा ही नहीं, तो शायद इसी वजह से तुम्हारी फसल इतनी अच्छी नहीं आई। मनोहर को अपनी गलती का एहसास हुआ। अरे नहीं, मैंने ये क्या कर दिया? ये बीज तो सच में जादुई थे। मैंने इन पर सही से ध्यान नहीं दिया, इसलिए इन्होंने मुझे फल भी नहीं दिया। यह सब मेरी ही गलती है। अगर मैंने इन बीजों का अच्छे से पालन पोषण किया होता तो आज मेरे भी खेतों में मुरली की तरह फूल गोभी की फसलें लहलहा रही होती। मुरली ने फूल गोभियों को बेचकर खूब लाभ कमाया। वहीं दूसरी ओर मनोहर को पछतावे के अलावा कुछ नहीं मिला। बहुत समय पहले की बात है। एक छोटे से गांव में दो बहनें रहती थीं। एक का नाम अनीता और दूसरे का नाम सुनीता था। अनीता की माँ बचपन में ही चल बसी थीं, इसलिए उसके पिता ने दूसरी शादी कर ली थी। सौतेली माँ अनीता को बिल्कुल प्यार नहीं करती थी, हर वक्त उसे डांटते रहती थी। कहाँ मर गई थी तू? कब से बोल रही हूँ कि आटा पिसाला और तू अभी तक जंगल में है। क्या बस दिन भर घूमने के लिए पैदा हुई है? माँ, मैं पानी भरने गई थी और फिर सूखी लकड़ी भी ले आई। मुझे बहाने मत सुना। जब देखो तब रोनी सूरत लेकर खड़ी रहती है। न घर का काम ढंग से करती है, न खेत का। अब जल्दी जाकर गेहूं पिसवा ला। ममता, सच बोलूं तो तुम्हारा सिर्फ नाम ही ममता है, लेकिन तुम्हारे अंदर ममता नाम की कोई चीज नहीं है। अब तुम्हें क्या हो गया है? क्या बोल रहे हो? और सच बोल रहा हूँ। क्या तुम्हें अनिता पर बिल्कुल दया नहीं आती? बेचारी बच्ची सारा दिन घर का और बाहर का काम करती रहती हैं और फिर भी तुम उसे चार बातें और सुनाते रहती हो। तुम कभी सुनीता को कोई काम क्यों नहीं करने बोलती? वो तो सारा दिन गांव में घूमती रहती है। कभी उससे भी घर का कुछ काम करवा लिया करो। सुनो, तुम अपना काम करो, मुझे ज्यादा भाषण मत दो। अनीता, तुम क्या कर रही हो? पिताजी, माँ ने ये गेहूं पिसवाने को बोला है, बस वही ले जा रही हूँ। बेटा, मुझे कभी कभी बहुत पछतावा होता है कि मैंने तो ये दूसरी शादी तेरे लिए की थी कि तुझे एक माँ मिल जाएगी, लेकिन मुझे नहीं पता था
कि मैं ये शादी करके तेरी जिंदगी और बर्बाद कर रहा हूँ। मुझे माफ कर दें बेटा। पिताजी, आप ये क्या बोल रहे हैं? मुझे माँ से कोई शिकायत नहीं है, बल्कि मैं तो माँ से बहुत प्यार करती हूँ। बेटा तू इतनी अच्छी है कि तुझे दूसरों में कभी कोई बुराई नहीं दिखती। अच्छा अब तू जा, मैं ये गेहूं लेकर जाता हूँ। सुबह होते ही अनीता सबसे पहले मंदिर जाती और घर वापस आकर घर का सारा काम करती और दोनों माँ बेटी सारा दिन गांव में घूमती रहती थी। ममता अपनी बेटी सुनीता को बहुत प्यार करती थी और अनीता ममता के प्यार के लिए तरसते रहती थी। कुछ महीनों बाद ममता ने दोनों बेटियों की शादी कर दी। ममता ने अनीता की शादी एक गरीब किसान से किया और अपनी बेटी की शादी गांव के अमीर साहूकार के बेटे से कर दी। अनीता का पति बहुत ही मेहनती किसान था। वो सारा दिन बहुत मेहनत करता, तब जाकर रात के खाने के लिए कुछ सामान लापता था। सुनो जी, मैं सोच रही हूँ कि सिर्फ खेती से हमारा गुजारा करना बहुत मुश्किल है। आप बोलो तो मैं घर पर ही सिलाई का काम शुरू कर दूं क्या? मुझे सिलाई बहुत अच्छे से आती है। अनीता, मुझे पता है मैं तुम्हारी जरूरतों को पूरा नहीं कर पाता। ये आप क्या बोल रहे हैं? मुझे किसी चीज़ की ज़रूरत है ही नहीं। वो तो मैं सारा दिन घर बैठे रहती हूँ, इसलिए सोचा कि कुछ कम कर लूँ। 2 पैसे भी घर में आ जाएंगे। ठीक है अनीता, तुम्हें जैसा ठीक लगे। अगले दिन अनीता गांव की औरतों को अपने सिलाई के बारे में बताती हैं। तभी उसकी बहन सुनीता वहां आ जाती हैं और उसका मजाक बनाते हुए बोलती हैं, मैंने सुना है कि तुमने नया काम शुरू किया है। अब तुम लोगों के घर जाकर उनके कपड़े मांगोगी और सिलाई करोगी। चलो अच्छा है, खाने के लिए तुम लोगों के पास कुछ पैसे तो आ जाएंगे। वैसे मेरी ये साड़ी देखो, पूरे 2000 की है। कल ही मेरे पति ने दिलवाया है। वैसे तुम लोगों ने कभी 2000 रुपये देखे हैं? अनीता अपनी बहन की बात चुपचाप सुनती हैं और कुछ नहीं बोलती हैं। दूर खड़ा अनीता का पति सब कुछ देख रहा था। जब अनीता घर पर आई तो उसके पति मोहन ने पूछा, आज जब तुम्हारी बहन हमारी गरीबी का मजाक बना रही थी तो तुमने कुछ क्यों नहीं बोला? अरे आप बुरा मत मानो, सुनीता थोड़ी नासमझ है। उसकी बातों पर मैं ध्यान नहीं देती। अनीता, तुम किस मिट्टी की बनी हो? क्या तुम्हें कभी उन लोगों की बातों से कोई फर्क नहीं पड़ता? नहीं, मुझे किसी की बातों से कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि मैं जानती हूँ कि मैं कभी कोई गलत काम नहीं करती। और रही गरीबी की बात, तो मुझे मेरे भगवान पर पूरा भरोसा है। हमारे भी अच्छे दिन जरूर आएंगे। अनीता बहुत लगन और मेहनत से अपना काम करने लगी। धीरे धीरे उसका काम बहुत बढ़ने लगा और लोगों को भी उसका काम बहुत पसंद आने लगा। अनीता सिलाई का काम अपने हाथों से ही करती थी, लेकिन अब काम ज्यादा होने के कारण उसे एक सिलाई मशीन की जरूरत होने लगी। एक दिन उसने अपने पति से बोला, सुनिए, मुझे अब एक सिलाई मशीन लेनी होगी। आपको तो पता ही है कि मेरे पास अब बहुत ज़्यादा सिलाई के कपड़े आने लगे हैं और हाथों से सिलाई करने में ज़्यादा समय लगता है। मैंने कुछ पैसे तो जोड़ लिए हैं, मशीन के लिए थोड़े बहुत आपके पास हैं, तो लगाकर एक मशीन ले आइए। अनीता, तुम्हें तो पता है कि खेती से मैं कितने पैसे जोड़ पाता हूँ। जो थोड़े बहुत पैसे मेरे पास है भी तो हमारे घर खर्च के लिए है। तुम्हें तो पता है कि खेती में रोज तो आमदनी होती नहीं। आपकी बात सही है, हम सारे पैसे मशीन पर खर्च नहीं कर सकते। मैं एक काम करती हूँ, अपने पिताजी से कुछ पैसे मांग लेती हूँ और उन्हें हम धीरे धीरे चुका देंगे। पिताजी मुझे पैसे जरूर देंगे। दूसरे दिन अनीता बहुत उम्मीद के साथ अपने पिता के घर जाती और पिता को अपने काम के बारे में बताती हैं और बोलती है, पिताजी मेरा काम बहुत अच्छा चल रहा, इसलिए मुझे एक सिलाई मशीन की आवश्यकता है, जिसके आ जाने से मेरा काम और बेहतर हो जाएगा। मैंने मशीन के लिए कुछ पैसे तो जोड़ लिए हैं, लेकिन कुछ पैसे कम पड़ रहे। पिताजी मुझे बोलते हुए बहुत झिझक हो रही है। क्या बेटा, बोला? क्या तुझे पैसे चाहिए? हाँ पिताजी, अगर आप थोड़े पैसे दे दें तो बहुत मदद हो जाएगी। मैं आपके पैसे धीरे धीरे चुका दूंगी।
ये तू क्या बोल रही है? भला पिता के पैसे भी चुकाने पड़ते हैं। तो रुक, मैं अभी पैसे लेकर आता हूँ। अनिता के पिता पैसे लेने के लिए अंदर जाते हैं। तभी ममता, जो बाप बेटी की सारी बात सुन चुकी थी, वो आ जाती है और अनिता को भला बुरा सुनाने लगती हैं। क्या तुझे थोड़ी भी शर्म नहीं आती? क्या तेरा पति तुझे एक मशीन भी नहीं दिल सकता? इतना निकम्मा है तेरा पति। अनीता चुपचाप सब सुन रही थी। तभी उसके पिता वहां आ जाते हैं। ममता, तुम ये क्या बोल रही हो? चुप हो जाओ। हाँ हाँ, तुम तो मुझे ही चुप कराओगे। हमारे पीठ पीछे ये सब कुछ अपनी बेटी को ही दे देना। मैं और मेरी बेटी तो सौतेले हैं ना। नहीं माँ, मुझे कुछ नहीं चाहिए। मुझे माफ कर दीजिए। मुझसे गलती हो गई जो मैं पैसे मांगने आ गई। माँ, सिर्फ एक बात बोलना चाहूंगी। मेरे पति बहुत अच्छे और मेहनती इंसान हैं। मेरे पति के लिए कुछ बुरा मत बोलिए, क्योंकि आपने ही मुझे इतना अच्छा पति चुनकर दिया है। अनीता इतना बोलकर वहां से घर चली जाती है। अनीता घर आकर अपने कामों में लग जाती हैं। शाम को जब उसका पति खेत से लौटकर आता है तो अनीता से पूछता है। अनीता, क्या तुम पिताजी के घर पैसे मांगने गई थी? अनीता बहुत हिचकते हुए झूठ बोल देती है। नहीं, मैं नहीं गई थी। दरअसल मैंने सोचा कि मैं कुछ दिन और हाथों से ही सिलाई करके बचे हुए पैसे भी जोड़ लूंगी। अनीता, तुमने बहुत अच्छा किया। दरअसल मैं भी तुम्हें मना ही करने वाला था। कुछ दिनों के बाद मेरे भी फसल तैयार हो जाएंगे तो उन्हें बेचकर भी कुछ पैसे मिल जाएंगे, तब हम तुम्हारी सिलाई मशीन ले लेंगे। अब दोनों पति पत्नी अपने अपने कामों में जी जान से मेहनत करने लग जाते हैं। कुछ दिनों बाद एक दिन सुनीता अनीता के घर आती है। अनीता, अनीता, कहाँ हो तुम? अनीता सुनीता की आवाज सुनकर जल्दी से बाहर आती है। अरे सुनीता, तुम यहाँ? तुम्हें यहाँ देखकर बहुत खुशी हुई। आओ बहन, अंदर आओ। मैं कोई तुम्हारे घर बैठने नहीं आई हूँ। दरअसल पिताजी ने मेरे नौकर से खबर भिजवाया है, माँ की तबीयत बहुत खराब है, इसलिए हम दोनों को घर बुलाया है। क्या माँ की तबीयत खराब है? हाँ, और मैं घर ही जा रही हूँ। तुम्हें भी चलना है तो साथ चल। हाँ हाँ सुनीता, मैं भी तुम्हारे साथ चलती हूँ। घर पहुंचते ही दोनों बहनों ने पिता पर सवालों की बौछार कर दी। पिताजी, क्या हुआ है माँ को? बताइए पिताजी, क्या हुआ है माँ को? आपने हमें पहले क्यों नहीं बताया? बेटा, डॉक्टर ने बताया कि तुम्हारी माँ की दोनों किडनियां फेल हो गई है। ये आप क्या बोल रहे हैं पिताजी? हाँ बेटा। तो पिताजी, इसका क्या इलाज है? डॉक्टर ने कुछ तो बताया होगा ना? बेटा, उन्होंने बोला है कि हमें जल्द से जल्द उसकी किडनी बदलवानी होगी। मैंने डॉक्टर से बोला कि आप मेरी एक किडनी ले लो, लेकिन उन्होंने मना कर दिया कि मेरी इस उम्र में ऑपरेशन सही नहीं। तो फिर पिताजी अब क्या करेंगे? सुनीता, डॉक्टर ने बोला है कि तुम ममता की अपनी बेटी हो, तो तुम्हारी किडनी उससे मैच करेगी। बेटा, क्या तुम दोगी अपनी माँ को किडनी? पिता की ये बात सुनकर सुनीता गुस्सा हो जाती है। पिताजी, ये आप क्या बोल रहे हैं? भला मैं इसी उम्र में एक किडनी दे दूं? अभी तो मेरी सारी जिंदगी बाकी है। अगर मुझे कुछ हो गया तो... नहीं पिताजी, आप कहीं और पता कीजिए। इतना बोलकर सुनीता घर से चली जाती हैं। अनीता चुपचाप बेबस पिता को देखती है और बोलती हैं, पिताजी, आप बिल्कुल परेशान मत हो। मैं अपनी एक किडनी माँ को दूंगी। अनीता की ये बात सुनकर उसके पिता उसे सिर्फ देखते रह जाते हैं। पिताजी, आप डॉक्टर से बात करके ऑपरेशन की तैयारी कीजिए। कुछ दिनों के बाद ऑपरेशन हो जाता है। ममता बिल्कुल ठीक हो जाती हैं और जब उसे पता चलता कि उसे अनीता ने अपनी एक किडनी दी है तो उसे बहुत ज़्यादा शर्मिंदगी महसूस होती है और वो अनीता से बोलती है, बेटिया, माफ कर दे मुझे। मैंने तुझे कभी माँ जैसा प्यार नहीं दिया, लेकिन आज तू मेरी बेटी से भी बढ़कर निकली। जब मुझे मेरी खुद की बेटी ने मारता हुआ छोड़ दिया, तब तुमने बिना कुछ सोचे मेरी जान बचा ली। आप तो मेरी माँ ही थी, बस आपने थोड़ा देर से महसूस किया।
आज मैं इतना तो जान गई कि जरूरी नहीं कि हमेशा खून के रिश्ते ही अपने हों। अनीता ने अपनी अच्छाई से अपनी माँ का दिल जीत ही लिया। अनीता माँ का प्यार पाकर बहुत खुश होती हैं।